Hello guys and my dear students, welcome to all of you at BKB English Learning Center. Today I am going to give you some beautiful tips about the kinds of the sentences. तो my dear students, आपको पता है मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था किस तरह से दुनिया में कोई भी सेंटेंस का जो एक बेसिक फंडामेंटल रूल होता है उसके अनुसार दुनिया में 75% टू 90% सेंटेंसेज जो होते हैं वो स्टेटमेंट होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, एफर्मेटिव होते हैं, मतलब सीधा वाक होते हैं जिनमें आपको एक सब्जेक्ट, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब और एक ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ये अंग्रेजी का बहुत ही बेसिक रूल था जिसकी जानकारी मैंने दी इसलिए क्योंकि ये बेसिक रूल है, जबकि मैंने आपको कहा है कि मैं आपको अनकॉमन टॉपिक्स लाया करूँगा क्योंकि कॉमन टॉपिक्स तो मैं अपने टीचिंग एजेंडा में रखता हूँ जो मैं पर डे अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते रहता हूँ। बट यूट्यूब समथिंग स्पेशल होते हैं, इसमें बहुत सारे लड़के लड़कियाँ ऐसे भी होते हैं जो इन डायरेक्टली वीडियोज को देखते हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ें जिनको वो प्रायः नहीं जानते हैं या जिसकी ज़रूरत बहुत अधिक होती है लेकिन उन विद्यार्थियों को उस तरह से कभी जानकारी नहीं मिली, तो मैं इन चीज़ों को लाने का प्रयास करता हूँ। मुझे लगा कि आगे बढ़ने से पहले दो चीज़ें बेहद ज़रूरी है जो अंग्रेजी का बेसिक फंडामेंटल रूल है उसकी जानकारी देना बेहद ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको सेंटेंस का फॉर्मेशन बताया कि किसी भी सेंटेंस को फॉर्म करते वक्त एक सब्जेक्ट, एक हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब जिनकी संख्या 24 होते हैं। ठीक है, इनमें से कोई एक होता है जिसकी जानकारी मैं अभी दूंगा और आगे के वीडियोज में भी दूंगा, और तीसरा होता है मेन वर्ब जो कभी V1, कभी V2, कभी V3, कभी V4 और V5 के रूप में होता है, और अंत में सबसे अंत में जो बच जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है जो सब्जेक्ट के एक्शंस का सामना करता है। आज मैं ये बताने जा रहा हूँ कि जिस तरह सेंटेंस के 4 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट पार्ट को सब्जेक्ट, दूसरे पार्ट को हेल्पिंग वर्ब, तीसरे पार्ट को मेन वर्ब, चौथे पार्ट को ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये अंग्रेजी का फर्स्ट फंडामेंटल रूल है कि किस तरह से सेंटेंस बनते हैं। अब आज मैं बता रहा हूँ दुनिया में किसी भी सेंटेंस को अनेक ग्रामर पढ़ने के बाद ये निष्कर्ष निकला कि दुनिया में मुख्यतः 6 प्रकार के ही सेंटेंस होते हैं जो जिससे पूरी दुनिया की जो भाषा है, इंग्लिश भाषा है, वो इसी 6 सेंटेंसेज के द्वारा व्यक्त की जाती है। यदि आप भी बोलते हैं तो उसमें भी जो पहले कैटेगरी का सेंटेंस है जिसको हम लोग 3-4 नामों से जानते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस, एसेटिव सेंटेंस, उसके बाद एफर्मेटिव सेंटेंस, स्टेटमेंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम है, या पॉजिटिव सेंटेंस, तो दुनिया में 75% सेंटेंसेज से लेकर 90% सेंटेंसेज इसी प्रकार के होते हैं। यदि हम इन सेंटेंसेज के वेरी स्ट्रक्चर को जान ले जिसको आप प्रोफार्मा कह सकते हैं, एक तरह से प्रिंटिंग मशीन कह सकते हैं, जिससे आप सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों सेंटेंसेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसलिए मैं रटंत विद्या पे जोर नहीं देता हूँ, मैं क्रिएशन पे जोर देता हूँ। आई ऑलवेज पुट स्ट्रेस ऑन लर्निंग क्रिएटिविटी through lots of practices and massive practices. I never stress on just cramming. Of course, I also encourage going for cramming where it is required. मैं उन जगहों पर आपको प्रेरित करता हूँ जहाँ पर आपको कुछ याद करना है, जहाँ बेशक इसकी ज़रूरत हो, लेकिन यदि आप सेंटेंसेज को जानेंगे तो कुछ रेडीमेड सेंटेंसेज जानकर आप किसी भाषा को की गहराई तक नहीं पहुंच सकते हैं। भाषा की गहराई तक पहुंचने के लिए आपको सारे स्ट्रक्चर्स की जानकारी होनी चाहिए। सेकेंडली, उस पर मैसिव प्रैक्टिस करनी चाहिए जिससे कि आपका इंट्यूशन, आपका ब्रेन, ठीक, आपका मेमोरी उन चीज़ों को स्टोरेज के रूप में ले सके और आपके अंदर ये एबिलिटी आए कि आप सेंटेंस का फॉर्मेशन किस तरह से प्रोड्यूस करें। जब आप स्ट्रक्चर्स की अच्छी जानकारी हासिल कर लेते हैं और मेरे बताए हुए नियम्स का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से लैंग्वेज एक प्रॉब्लम नहीं रह जाती है, क्योंकि मेरा अनुभव टीचिंग एक्सपीरियंस मोर देन 25 इयर्स का है जिसमें मैंने गांव के लड़के लड़कियों को बेसिकली
90% स्टूडेंट्स मेरे विलेज से ही आते थे और 10% शहर से होते थे। लेकिन आज आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इनमें से ही अधिकांश विद्यार्थी आज बड़े पदों पे आसीन है, भारत के विभिन्न शहरों में ये विराजमान हैं। प्लस हमारे अपने शहर समस्तीपुर में भी ऐसे कई स्टूडेंट्स ट्रांसफ़र लेकर डिफरेंट बैंकों में या डिफरेंट सेक्टर्स में भी आ जाते हैं। हाँ, तो मैं ये बताना चाहता हूँ माय डियर कि टॉप पर पहुँचने के लिए इफ़ यू वांट टू रीच द टॉप यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम, because this is the basic fundamental rule of achieving success in the life. You cannot imagine reach the top, because I never encourage learn English in 48 hours, in 3 days, 7 days, in 1 month. In fact, I take some time in teaching my student, but it has got catastrophic effects, and the students get the touch of the depth of knowledge, and this is what makes the difference. तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज मैं आपको जो सेंटेंस बताने जा रहा हूँ तो बेसिकली पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तब मैं बोर्ड पे आपको लाता हूँ, ठीक है। तो बोर्ड पर मैं पहले थोड़ा इसलिए लिख लेता हूँ क्योंकि इससे टाइम सेव होता है, और आप लोग से मेरा सुझाव भी है कि आप लोग मेरे वीडियो को पूरी तरह से अंत तक देखिए। आप कुछ डेटा खर्च करके यदि हम जैसे टीचर की वीडियो को देखते हैं तो इनडायरेक्ट रूप में भी आप बहुत सारी चीज़ों को सीख जाते हैं। ऐसे तो आप बहुत सारे स्ट्रीमिंग देखकर अपने डेटा को आप वेस्ट करते होंगे, बट ये वेस्टिंग नहीं होगा, यहाँ पर क्रिएटिविटी गेन करना होगा। तो इसलिए आप मेरे वीडियो को पूरे अंत तक देखिए, कभी कभी आप बैठिए, स्थिर से देखिए, बार बार देखिए, तो इससे आपको बहुत सारी चीज़ें की जानकारी मिलेगी। जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि कभी कभी वो भी इन चीज़ों को देखें, उनको एक नए फ्रेशनेस का एहसास होगा। और जो पूर्ण रूप से नए स्टूडेंट्स हैं वो यूट्यूब को भी देखकर जानकारी हासिल कर सकते हैं, बट गहराई में जाने के लिए मेरे लाइव और ऑनलाइन क्लासेज चल रहे हैं अभी, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेज भी चलते थे, लेकिन कोविड-19 सिचुएशन की वजह से थिंग्स हैव चेंज्ड नाउ, सो आई हैव बीन टेकिंग online classes for the last more than 25 days. That's the reason I encourage all of you to join me as soon as possible if you are really interested in. Otherwise, you can watch my videos which I would be bringing before all of you. तो my dear students, सबसे पहले मैं बताऊं कि जिस तरह दुनिया के किसी भी सेंटेंस के 4 टुकड़े होते हैं, उसी तरह पूरी दुनिया में किसी भी सेंटेंस को हम लोग 6 तरह से परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की तरह व्यवस्थित कर सकते हैं। ये भी अंग्रेजी का सेकेंड फंडामेंटल रूल है। सबसे पहले जो पार्ट होते हैं उसको हम लोग पॉजिटिव स्टेटमेंट, अफर्मेटिव सेंटेंस या जनरल सेंटेंस कहते हैं। और याद रखिए, दुनिया में 75% to 90% सेंटेंसेज ऐसे ही होते हैं। मैं भी जो अब तक बोला 5 मिनट, ये भी अफर्मेटिव सेंटेंसेज ही हैं। और आप भी जब किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो आपके बातचीत का मेरा मानना है लगभग 75% to 90% बातें आपका अफर्मेटिव होते हैं। उसके बाद जो सेकेंड सेंटेंस होते हैं उसमें नो नॉट लगाने पर वो नेगेटिव हो जाते हैं। जब उन्हीं सेंटेंसेज में जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, जो नंबर 2 पे आते हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, इज, एम, आर, वाज, वेयर, शुड, मस्ट, आउट, टू, मी, माइट, कैन, कुड, डू, डज, डिड, शैल, विल, हैज, हैव, हैड, तो ये सब चीज़ें जब हम क्वेश्चन में लाते हैं तो यही चीज़ें जो आपको नंबर 2 पोजीशंस पे रहते हैं, जैसे आई कैन प्ले क्रिकेट, तो यही कैन उठकर पहले आ जाते हैं, तो फिर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं। फिर इसी क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव में हम लोग नो नॉट जोड़ देते हैं तो ये क्वेश्चन नेगेटिव बन जाते हैं। और यदि किसी सेंटेंस में ऐसा एक्सप्रेशंस हो कि उसमें एडवाइस, रिक्वेस्ट या अप्रिसिएशन या इवन विश व्यक्त किया जाए तो ऐसे सेंटेंस की कैटेगरी इम्परेटिव होता है, ठीक है। ऐसे सेंटेंस को हम लोग इम्परेटिव भी कहते हैं, ऑर्डर भी कहते हैं। और इसी का एक हिस्सा जो में से स्टार्ट होता है वो ऑप्टेटिव के रूप में जाना जाता है। कुछ ग्रामर्स आपको इसको एक अलग हिस्सा के रूप में डिफाइन करते, बट मैं इसी का एक भाग मानकर आपको पढ़ाता हूँ। और अंत में जब आप जॉय, सॉरो, सरप्राइज या कंटेम्प्ट, नफरत, ऐसे एक्सप्रेशंस को दिखाएंगे तो एक्सक्लामेटरी हो जाते हैं। तो यही 6 सेंटेंस मिलकर पूरी इंग्लिश लैंग्वेज का बेसिक नंबर 2 आधार बनते हैं।
और जब तक इन 6 सेंटेंसेज की जानकारी नहीं होगी, मुझे लगता है आपके लिए आगे बढ़ना बेहतर नहीं होगा। तो इसलिए माय डियर स्टूडेंट, आइए आज मैं आपको इन चीज़ों से परिचय करवाऊँ। फर्स्ट लुक एट द बोर्ड। हियर आर द 5 काइंड्स ऑफ द सेंटेंसेज यू कैन फाइंड written in the read form 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो माय डियर, सबसे पहला जो सेंटेंस है ये है पॉजिटिव स्टेटमेंट, एसर्टिव, एफर्मेटिव, और यहाँ लिखी गई है अबाउट 75% सेंटेंसेज आर लाइक दिस। और ये जो पॉजिटिव सेंटेंस के बाद दूसरा जो पार्ट होता है वो नेगेटिव होते हैं। देखिए अबाउट 5% लिखा गया, ये मैंने जस्ट एक अप्रॉक्स या अनुमान बताया है। फिर यहाँ देखिए क्वेश्चन इंट्रोगेटिव, ये भी लगभग 5% है। फिर यहाँ देखिए क्वेश्चन नेगेटिव, ये भी लगभग 5% है। फिर ये देखिए ऑप्टेटिव या ऑर्डर इम्परेटिव, ये भी लगभग 5% है। और बाद में जो बच जाते हैं एक्सक्लामेटरी, जो जॉ, शॉरो, सरप्राइज या कंटेम्प्ट को दिखलाते हैं, ये भी अबाउट 5% होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे बड़ी चीज़ जो ज़रूरत है कि इसके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप इस 6 प्रकार के सेंटेंसेज का स्ट्रक्चर या प्रोफर्मा जान जाते हैं तो दुनिया के किसी भी हिस्से में आप सेंटेंसेज को फॉर्म कर सकते हैं। इसके भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे 5 फिंगर्स के जगह 6 फिंगर्स वाले भी आपको इंसान दिखाई पड़ते हैं। उसी तरह हर चीज़ का अब्बाद भी होता है, बट अब्बाद को हम जनरल रूल बताकर नहीं आपको टीच कर सकते। हम उन चीज़ों को बताएंगे जो कॉमनली यूज होता है। तो सबसे पहले देखिए, अभी हमने आपको बताया कि दुनिया में 75% सेंटेंसेज से अप टू 90% सेंटेंसेज ये होते हैं जिनका 4 हिस्सा होता है। क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आते हैं, जो मैंने कल आपको बताया था, जो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव के रूप में कभी विकास, कभी अमित, कभी जो है समस्तीपुर, कभी पटना, कभी दिल्ली, कभी इंडिया, कभी लंदन, इस तरह से ये यूज होते हैं। हेल्पिंग वर्ब जिनकी संख्या 24 होते हैं, जिनके बारे में हम कुछ अगले वीडियोज में आपको जानकारी देंगे। जैसे अभी थोड़ी सी जानकारी है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये 5 कॉमन हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। उसके बाद शुड, मस्ट, आउट, टू, ठीक है। उसके बाद मे, माइट, कैन, कुड, इसको हम लोग CBSE बोर्ड में मॉडल नाम से भी पढ़ते हैं, जो सिलेबस का एक हिस्सा होता है। तो मैं अलग ढंग से आपको बतलाऊंगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, HV, MV के जगह नाउन या एडजेक्टिव ये आते हैं, जो एक्सेप्शन है। यदि मान लीजिए अंग्रेजी में लगभग 300 स्ट्रक्चर्स अप्रॉक्स होंगे, तो उसमें केवल 1 ही 2 कंडीशन है जहाँ पर नाउन एडजेक्टिव आएंगे, नहीं तो 99% केसेज में आपको वर्ब का ही जरूरत जो है नंबर 3 पे होगी। तो और अंत में जो बच कुछ जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है। नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? नेगेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें हम लोग नो या नॉट का प्रयोग करते हैं। जब हम पॉजिटिव सेंटेंस में नो या नॉट जोड़ देते हैं तो नेगेटिव हो जाते हैं। इस पर मैं आपको अभी एक जानकारी दूं कि दुनिया में 3 ही ऐसे कंडीशंस हैं जहां पर हम लोग नो का प्रयोग करते हैं, बल्कि 97% जगह पर नॉट का प्रयोग होता है। नो का प्रयोग कहाँ पर होता है? ये भी आश्चर्य है कि जहाँ पर हम लोग नो का प्रयोग करते हैं वहाँ नॉट का भी प्रयोग होता है। बस एक एक्सेप्शन है जहाँ शुद्ध रूप से नो का प्रयोग होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल आपको भरवली दे रहा हूँ। जैसे मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक मार्कर है, ब्लैक मार्कर है। आई हैव ए ब्लैक मार्कर। यदि मैं कहूँ मेरे पास कोई ब्लैक मार्कर नहीं है, इसको हम लोग पजेसिव सेंटेंस कहते हैं। तो हम लोग कहेंगे आई हैव नो ब्लैक मार्कर। इसको हम लोग दूसरे तरह से कह सकते हैं आई हैव नॉट एनी ब्लैक मार्कर। ये हो गया। एक देयर का प्रयोग होता है, तो देयर के साथ हम लोग, मैंने एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं, देयर के साथ भी हम लोग नो या नॉट एनी का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहूँ इस शहर में कोई भी बड़ा मॉल नहीं है, तो देयर इज नो बिग मॉल इन दिस टाउन, या देयर इज नॉट एनी बिग मॉल इन दिस टाउन। ये हो गया। और एक कंडीशन ऐसा होगा, यदि मैं पूछूंगा कि आर यू द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, आप तुरंत कहेंगे नो, आई एम नॉट द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। फिर मैं कहूँगा आर यू विकास शेर, तो आप कहेंगे नो, आई एम नॉट विकास शेर, आई एम हिज स्टूडेंट, या I am just his follower on social side, या I just know the teacher।
आपका जवाब ये होगा। तो यही एक कंडीशन है जहाँ शुद्ध रूप से नो का प्रयोग होता है, इसमें नॉट नहीं आते हैं। इसको हम लोग यस नो क्वेश्चन के रूप में जानते हैं, जो मैं कभी मौका मिलेगा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैं आपको डिटेल में जानकारी दूंगा। इसके अलावा माय डियर 99% केस में नॉट का ही प्रयोग होता है। तो इसलिए जब पॉजिटिव सेंटेंस में हम लोग नो नॉट जोड़ देते हैं तो ये नेगेटिव हो जाता है। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके भी दो पार्ट्स होते हैं। एक ऐसे इंट्रोगेटिव होते हैं जो 24 हेल्पिंग वर्ब नंबर 2 पे होते हैं, ये उठकर जब नंबर 1 बन जाते हैं तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। इसको भी दो तरह से बनाते हैं। एक 24 हेल्पिंग वर्ब्स उठकर नंबर 1 पे आते हैं, और कभी कभी 9 हु वर्ड्स जो हु, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, हुम, हुज के रूप में जाने जाते हैं, ये नंबर 1 पे आ जाते हैं, और एच भी तब नंबर 2 पे आ जाते हैं। तो इसको हु क्वेश्चंस कहते हैं। इसके बारे में भी मैं आपको एक कंप्लीट चैप्टर के रूप में जानकारी दूंगा। तो सबसे पहला भी जानना है, चूंकि मैं बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, कि सबसे पहले आपको जानना है कि जब हम हेल्पिंग वर्ब को पहले डाल देते हैं तो वो फिर इंट्रोगेटिव बन जाते हैं। जब हम इंट्रोगेटिव में ही देखिए क्वेश्चन में ही जब हम नो या नॉट का प्रयोग करते हैं, हाँ अटेंशन है, नो या नॉट का प्रयोग करते हैं तो फिर ये क्वेश्चन नेगेटिव बन जाता है। तो ये 4 शुरू का जो सेंटेंसेज होते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके मेरिट्स, ये सब मिलते जुलते हैं। ठीक है, ये चारों आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं, और दुनिया में 90% सेंटेंसेज हाँ ऐसी चारों मिलकर डोमिनेट करते हैं। 90 भी क्या, मैं कहूँ तो 95% ही, क्योंकि हम लोग भी बातचीत करते हैं या मीडिया से की बातों को सुनते हैं तो 90% बातें ये होती है। ठीक है, अब आ जाइए जिस सेंटेंस में एडवाइस हो, सुझाव हो, ऑर्डर हो, आदेश दिया जाए, जैसे इधर आइए, बैठ जाइए, मेरी बातों को गौर से सुनिए, तभी आप बेहतर समझ सकते हो। हाँ, मेरी बातों को आराम से सुनिए, धीरे धीरे सुनिए। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम लोग ऑप्टेटिव कहते हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का ही एक पार्ट जिसमें विश किया जाए, शुभकामना दी जाए, तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं ये ऑप्टेटिव कहलाते हैं। ठीक है, हाँ, तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं इसका स्ट्रक्चर दूसरों से अलग होता है। हाँ, ये V1 प्लस ऑब्जेक्ट से बनता है। यदि इसमें विनती दिखलाना हो तो 2 वर्ड रिक्वेस्ट और काइंडली का प्रयोग किया जा सकता है। और एक खूबी है इसमें, दुनिया में बोलचाल की भाषा में भी ये काफ़ी यूज में आते हैं। यदि इसका नेगेटिव बनाना हो तो हम लोग इसका प्रयोग डू नॉट से करते हैं। जैसे गो देयर, वहाँ जाइए, वहाँ मत जाइए, डू नॉट गो देयर। हाँ, उसके बाद गहराई से किसी चीज़ को समझिए, अंडरस्टैंड एनीथिंग डीपली। ठीक है, हाँ, सड़क के दाएं तरफ से मत चलिए, डो नॉट मूव टू द राइट साइड ऑफ द रोड। तो ऐसे सेंटेंसेज ऑप्टेटिव होते हैं। और यदि मैं कहूँ मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड गिव यू लॉट्स ऑफ प्रोस्पेरिटी, तो ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं ये इसके अंतर्गत आते हैं। अब अंत में जो बच जाता है ये एक्सक्लेमेटरी होते हैं। इनका एक अपना परिवार होता है। इसमें जोआ, शौरो, सरप्राइज। जोआ मतलब खुशी, शौरो मीन्स दुख, सरप्राइज मीन्स आश्चर्य, कंटेम्प्ट मीन्स नफरत। इन सब चीज़ों का जिक्र किया जाए माय डियर स्टूडेंट्स एंड गाइज हु आर लिसनिंग टू मी, तो ऐसे सेंटेंसेज को हम लोग एक्सक्लेमेटरी के अंतर्गत लाते हैं। ऐसे सेंटेंसेज के लिए और भी कई स्ट्रक्चर छोटे छोटे जो मैं अभी नहीं बताऊंगा, बट 90% जो स्ट्रक्चर्स है वो व्हाट से स्टार्ट होते हैं। जैसे कितना अच्छा मौसम, व्हाट ए वेदर। व्हाट ए वेदर मतलब होगा इट इज ए गुड वेदर। जैसे व्हाट ए मैच, कितना सुंदर मैच, इट्स ए गुड मैच। व्हाट ए फिल्म, कितनी अच्छी फिल्म, इट्स ए गुड फिल्म। तो इस तरह हम लोग यूज करते हैं। या हाउ नाइसली यू प्ले मीन्स यू प्ले वेरी नाइसली, आप बहुत बेजोड़ खेलते हैं। हाउ नाइसली विराट कोहली प्लेज, विराट कोहली प्लेज वेरी नाइसली। ठीक है, हाउ क्विकली बिकॉज सर टीचेज क्विकली, बट नॉट फॉर एवरी टाइम। मैं जस्ट सेंटेंस में यूज कर रहा हूँ माय डियर, तो ये ध्यान देना होगा। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेज का स्ट्रक्चर ये होते हैं। अब आप जान लीजिए माय डियर, ये जो 6 लाल रंग से अंडरलाइंड है ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है। यदि आप लर्नर हो, बेसिक लर्नर हो, न्यू लर्नर हो, तो सबसे पहले आप इन चीज़ों को जानिए। ठीक है, हाँ, वो उस तरह की आप जो अंग्रेजी सीखते हैं कि 30 दिन के अंदर फराटेदार बोलिए और 56 दिन के अंदर तबातोड़ इंग्लिश बोलिए। माय डियर, ज़िंदगी के मोर देन 25 ईयर्स बीत गए, इस तरह की अंग्रेजी
आपको बस बनारस के गंगा के घाटों में, ठीक है, 2 मिनट के लिए किसी विदेशी सैलानी से बात करने में 2 मिनट के लिए मदद कर सकती है, लेकिन उसके बाद फिर से आप अपनी स्थिति में आ जाओगे। इसलिए नॉलेज का मतलब है गहराई से जानना, ठीक है। हाँ, उन चीज़ों को जानकर आप, वो सब चीज़ें इंटरनेट पे भी उपलब्ध है, आप सीख जाओगे, बट गहराई से जानने के लिए फिर आपको हम जैसे टीचर जिनका वर्षों का तजुर्बा है, और हम लोगों ने ऐसे नन इंग्लिश स्पीकिंग बैकग्राउंड्स के जो लड़के लड़कियां हैं, जो सुदूर देहात या रूरल एरिया से हमारे पास आते थे, जिनकी अंग्रेजी बेसिकली बहुत कमज़ोर है, बहुत सारे ऐसे लेडीज भी थे जो मैरिड लाइफ के बाद भी चैलेंज मानकर हम जैसे टीचर के पास पढ़ने के लिए आए। आज वो अच्छे अच्छे ब्रांडेड स्कूल में टीचर बनकर स्टूडेंट्स को खुद पढ़ाती है। तो मैं ये बातें आपको बताना चाहता हूँ माय डियर, ये जो 1 2 3 4 5 6 है, इसको आप बेहतर ढंग से देख लीजिएगा, जो मैं ऑलरेडी बताऊं। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स का जिक्र कर रहा हूं, उसको देखिए कि कोई भी सेंटेंस यदि आप इसको जान जाएंगे तो दुनिया में हर सेंटेंस को पहले 4 तरह से आप कैसे बनाएंगे। मैंने हिंदी जिक्र नहीं किया है क्योंकि एक बोर्ड में हर चीज़ को मतलब लाना मुश्किल होता है, लेकिन यदि आप बेसिक कॉन्सेप्ट को जानते हैं तो ये सब चीज़ों के लिए ढेर सारी किताबें हैं बाज़ार में। यदि आप हमसे जुड़ोगे तो मैं मैशिप प्रैक्टिस करवाता हूँ, लाइव प्रैक्टिस अभी मैं करवाता हूँ, पिछले कई सालों से करवाता हूँ। उसका फ़ायदा आपको मिलेगा, नहीं तो ऐसे आपको एक जानकारी मिलेगी। जैसे देखिए, यह एक काला कलम है, यह ब्लैक पेन है, तो हम लोग इसको सिंपल सेंटेंस मानते हैं, जो अंग्रेजी का सबसे पहला स्ट्रक्चर होता है, दिस इज ए ब्लैक पेन। जब इसी को नेगेटिव बनाते हैं तो इसमें हम लोग नॉट लगा देते हैं, दिस इज नॉट ए ब्लैक पेन। जब इंट्रोगेटिव बनाना है तो जिनको जानकारी नहीं रहती है, मैं कई बार ऐसे स्टूडेंट को भी देखा हूँ जो पढ़ने में कमज़ोर रहते हैं, मैं पूछता हूँ क्या ये एक लाल कलम है, तो वो बिना सोचे समझे कहते हैं व्हाट इज ए रेड पेन। नो, हाँ, व्हाट नहीं होता माय डियर, बल्कि ये जो 24 हेल्पिंग वर्ब होते हैं इनको आप पहले ले आइएगा तो इंट्रोगेटिव बन जाता है। जैसे यह एक ब्लैक पेन है, ये एक ब्लैक पेन ही है, दिस इज नॉट ए ब्लैक पेन। इसी इज जो नंबर 2 पे है, नंबर 1 पे आ गया तो इंट्रोगेटिव हो गया। जिस तरह इसका नेगेटिव होता है उसी तरह क्वेश्चन का भी नेगेटिव होता है। जैसे आप देखिए यहाँ पर जैसे देखिए, इज दिस ए ब्लैक पेन, फिर है इज दिस नॉट ए ब्लैक पेन। यदि हम इसी को इस सेंटेंस में लाए ऑप्टेटिव में, मैंने इससे जुड़ा हुआ बनाने का प्रयास किया है, जो थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि सब अलग अलग परिवार हो गया है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है बाय ए ब्लैक पेन। हाँ, क्योंकि ये V1 से ही स्टार्ट होता और रिक्वेस्ट दिखाना रहता, तो आप लिखते प्लीज बाय ए ब्लैक पेन। फिर है यहाँ पर, मैं इसी को पहले बता देता हूँ, इससे मैं फ्री हो जाऊँगा, रीड ए गुड बुक, बिकम ए गुड स्टूडेंट। नेगेटिव बनाना हो तो केवल और केवल डू नॉट का प्रयोग होता है, कोई डज नॉट का प्रयोग नहीं होगा, कोई दूसरा शब्द नहीं आएगा। सारे शब्दों के लिए मत बाजार जाओ, डू नॉट गो टू मार्केट, आज पटना मत जाओ, डू नॉट गो टू पटना, आज क्रिकेट मत खेलो, डू नॉट प्ले क्रिकेट। सब के लिए हम लोग डू नॉट का ही प्रयोग करते हैं माय डियर। हाँ, कभी कभी रिक्वेस्ट शो करने के लिए प्लीज काइंडली का प्रयोग करते हैं। और ये जो सेंटेंस है, ये 2 स्ट्रक्चर पर आप 90% सेंटेंस पैदा कर सकते हैं, जैसे व्हाट ए मैच, व्हाट ए फिल्म, व्हाट ए बुक, व्हाट एन आइडिया, व्हाट ए चेयर, ठीक है, व्हाट ए मैन, कितना मैन। तो ये जो होते हैं बेसिकली एडजेक्टिव को बताते हैं, अच्छाई को। जैसे व्हाट ए मैन मतलब कितना अच्छा आदमी, व्हाट ए पिक्चर मतलब कितनी अच्छी तस्वीर, ठीक है, व्हाट ए वेदर कितना अच्छा मौसम। उसके बाद एक ये सेंटेंस आता है जिसमें हाउ, एडवर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो ये जो फार्मूला होता है, स्ट्रक्चर्स कहते हैं, इसको आपको याद रखना होगा माय डियर, तब आप हजारों लाखों प्रोड्यूस कर सकते हैं, बशर्ते कुछ बेसिक चीज़ों की जानकारी रहे। नहीं तो आप ट्रांसलेशन का किताब जैसे ट्रेडिशनली होते आ रही है, बना बना कर थक जाएंगे, बट इट वुड बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अचीव द लेवल एंड द हाइट ऑफ द नीडेड थिंग्स which make you successful and the competitive examination। तो माय डियर, बेसिकली मैं 4 सेंटेंसेज पर फोकस कर रहा हूँ, जिसके लिए मैंने 7 एग्जाम्पल्स दिए। आप इसको गौर से देखिए तो फिर धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। जैसे दिस इज ए ब्लैक पेन, यह एक ब्लैक पेन है, यह एक ब्लैक पेन नहीं है, दिस इज नॉट ए ब्लैक पेन। क्या ये एक ब्लैक पेन है, इज दिस ए ब्लैक पेन। फिर क्या ये एक ब्लैक पेन नहीं है, इज दिस नॉट ए ब्लैक पेन। फिर देखिए क्या दिया हुआ है, दैट इज ए गुड बुक। फिर वो एक अच्छी किताब है, दैट इज़ नॉट ए गुड बुक, वह एक अच्छी किताब नहीं है। फिर इज़ दैट ए गुड बुक, क्या वह एक अच्छी किताब है,
फिर है इज़ दैट नॉट ए गुड बुक, इज़ दैट नॉट ए गुड बुक, इसी से रिलेटेड है। फिर देखिए दूसरा सेंटेंस है मैं एक अच्छा विद्यार्थी हूँ, आई एम ए गुड स्टूडेंट। फिर दूसरा आई एम नॉट ए गुड स्टूडेंट। तीसरा है एम आई ए गुड स्टूडेंट। चौथा है एम आई नॉट ए गुड स्टूडेंट, क्या मैं एक अच्छा विद्यार्थी नहीं हूँ। फिर है जैसे मैंने शुड लाया है, शुड मतलब चाहिए। हाँ, जैसे यू शुड लर्न इंग्लिश, आपको अंग्रेजी सीखनी चाहिए। यू शुड नॉट लर्न इंग्लिश, आपको अंग्रेजी नहीं सीखनी चाहिए। नॉट, आप करोड़ों सेंटेंस बना सकते हैं, बस आपको बेसिक फंडा याद रखना होगा। उसके बाद ये शुड जो है पहले इंट्रोगेटिव के लिए आ गया, शुड यू लर्न इंग्लिश। फिर है शुड यू नॉट लर्न इंग्लिश। तो ये जो बेसिक सेंटेंस होते हैं ये जानिए। अब मैं कैन पर एक सेंटेंस बनाया हूँ, ऐसा आप हजारों लाखों करोड़ों बना सकते, बस वर्ब का फॉर्म आपको याद रखना चाहिए जो मैं आपको कभी बतलाऊंगा, ठीक है। फिर देखिए वी कैन, हाँ वी कैन इम्प्रूव इंग्लिश, ठीक है, हम लोग अंग्रेजी को बेहतर ढंग से इम्प्रूव कर सकते हैं। वी कैन नॉट इम्प्रूव इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी को नहीं सुधार सकते हैं। उसके बाद कैन वी इम्प्रूव इंग्लिश, क्या हम लोग अंग्रेजी को सुधार सकते हैं। फिर है कैन वी नॉट इम्प्रूव इंग्लिश। फिर देखिए माय डियर स्टूडेंट, मैंने एक नो का प्रयोग के लिए इस सेंटेंस को लाया है। आई हैव ए गुड पेन, ठीक है, मेरे पास एक अच्छी कलम है। आई हैव नो गुड पेन, मेरे पास कोई अच्छी कलम नहीं है, ठीक है। आई हैव नो गुड पेन, नो का प्रयोग हुआ। हम चाहे तो इसको नॉट एनी लगाकर भी कह सकते हैं, आई हैव नॉट एनी गुड पेन, क्या मेरे पास एक अच्छी कलम है। हैव आई ए गुड पेन, फिर क्या मेरे पास एक अच्छी कलम नहीं है। हैव आई नो गुड पेन, हैव आई नॉट एनी गुड पेन, इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। अब आ जाइए, एक प्रयोग अभी हमने बताया कि ये दो कंडीशंस है जहां हम लोग नो का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे वहाँ एक लाल कलम है, देयर इज ए रेड पेन देयर, ये पुरानी इंग्लिश में हम लोग देयर करते थे, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं, जैसे देयर इज ए पेन देयर, इस तरह से। अब जब नो नेगेटिव बनाना हो तो देखिए यहाँ पर भी नो का प्रयोग हुआ है, देयर इज नो रेड पेन देयर। हम इसको चाहें तो दूसरे तरह से भी कह सकते देयर इज नॉट एनी रेड पेन देयर, क्योंकि एनी 99% केस में आता है, एक केवल येस नो क्वेश्चन में नहीं आता है। जैसे मैं पूछूंगा आर यू विकास सर, आप कहेंगे नो आई एम ए स्टूडेंट, तो इस कंडीशन में ही केवल नो का प्रयोग आता है, नॉट एनी का प्रयोग यहाँ पर जोर जबरदस्ती होगा, जो ठीक नहीं होगा। नेक्स्ट है कि इज देयर ए रेड पेन देयर, क्या वहाँ एक लाल कलम है। उसके बाद है, हाँ इसमें यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, छूट गया है, तो आप लिख सकते हैं इज देयर नो रेड पेन देयर, इज देयर नो रेड पेन देयर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मेरा पर्पस ये बताने का था, इन कंक्लूजन मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में किसी भी सेंटेंस को हम 6 तरह से अरेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए दिस इज ए मार्कर, दिस इज ए ब्लैक मार्कर, ये एक ब्लैक मार्कर है, ठीक है। हाँ, फिर मैं कहूँ दिस इज नॉट ए ब्लैक मार्कर, फिर मैं कहूँगा इज दिस ए ब्लैक मार्कर, फिर मैं कहूँगा इज दिस नॉट ए ब्लैक मार्कर, ठीक है। फिर मैं कहूँगा प्लीज लुक एट दिस ब्लैक मार्कर, फिर मैं कहूँगा व्हाट ए मार्कर। तो ये 6 सेंटेंस से ही हमारी पूरी भाषा अरेंज होती है। यदि हम इन 6 सेंटेंसेज को बेहतर ढंग से समझ लेते हैं तो एक सेंटेंस को आप 6 प्रकार से बना सकते हैं, बशर्ते ये जो 5 प्रिंटिंग मशीन है, 6 प्रिंटिंग मशीन है, इसको आप अच्छी तरह से जान लीजिए तो दुनिया में किसी भी सेंटेंस को आप 6 तरह से बना सकते हैं। जैसे आई एम ए टीचर, आई एम नॉट ए टीचर, एम आई ए टीचर, एम आई नॉट ए टीचर, लुक एट द टीचर। उसके बाद ओह हाउ नाइसली द टीचर टीचेज, कितना बेहतरीन शिक्षक पढ़ाते हैं। उसी तरह जैसे दिस इज ए लर्निंग सेंटर, उसके बाद दिस इज नॉट ए लर्निंग सेंटर, इज दिस ए लर्निंग सेंटर, इज दिस नॉट ए लर्निंग सेंटर। उसके बाद ओह व्हाट ए लर्निंग सेंटर, ये हो गया 5वां सेंटेंस। उसके बाद हाउ नाइसली स्टूडेंट्स स्टडी एट दिस लर्निंग सेंटर, ठीक है। इसको हम लोग एक्सक्लेमेटरी के रूप में जानेंगे। तो दुनिया में every sentence can be arranged in 6 form, my dear student, just like this is a black marker, this is not a black marker, is this a black marker, is this not a black marker, what a marker,
उसके बाद हाउ नाइसली दिस मार्कर रन्स या राइट्स। माय डियर, मैं फिर से बताऊं कि दुनिया में हर सेंटेंस 6 रूप में व्यवस्थित होते हैं। पहले प्रकार के सेंटेंस दिस इज ए मार्कर को पॉजिटिव कहते हैं, दूसरे प्रकार के सेंटेंस को दिस इज नॉट ए मार्कर को नेगेटिव कहते हैं, इज दिस ए मार्कर को हम लोग इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन कहते हैं, इज दिस नॉट ए मार्कर को हम लोग क्वेश्चन नेगेटिव कहते हैं, व्हाट ए मार्कर मतलब कितना बेहतरीन मार्कर, तो इसको हम लोग जो है इम्परेटिव नहीं कहकर एक्सक्लामेटरी कहते हैं, और प्लीज लुक एट द मार्कर तो इसको हम लोग ऑप्टेटिव के रूप में जानते हैं। तो मैं ये पूरी दुनिया में ये अंग्रेजी का सेकंड बेसिक फंडामेंटल रूल है, जिसके तहत दुनिया का कोई भी सेंटेंसेज 6 ढंग से अरेंज हो सकते हैं। तो मैं आज माय डियर आपको इन चीज़ों के बारे में जानकारी दी, ठीक है। तो आप निश्चित रूप से मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। और मेरा लाइव ऑनलाइन क्लासेज चल रहे हैं, ठीक है। आप पूरे भारत के किसी भी कोने से मेरे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मुझे बेहतरीन ढंग से पढ़ाने का तजुर्बा है। यदि आप हमसे जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे, क्योंकि आज आपको मेरे स्टूडेंट्स न केवल एक बैंक क्लर्क से लेकर सीनियर बैंक ऑफिसर्स के रूप में दिखाई पड़ेंगे, बल्कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स इंडियन एयरफोर्स, नेवी, इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में अपनी सेवा दे रहे हैं, कई रिटायर्ड हो गए, और शायद ही जीवन का कोई क्षेत्र है जहां मेरे स्टूडेंट नहीं गए हैं। जीवन के हर क्षेत्र में मेरे स्टूडेंट पहुंच गए हैं, ठीक है। तो निश्चित रूप से आप में से भी कोई किसी बेहतरीन मुकाम को पा सकते हैं। अंग्रेजी एक लैडर की तरह है जो आपको बेहतर ढंग से ऊपर की तरफ ले जाते हैं। हो सकते हैं बहुत सारे लोग आपको इन चीज़ों की भाषा की अहमियत को नहीं बताते हैं, बट यदि वो अहमियत को नहीं बताते हैं तो वो नाइंसाफ़ी करते हैं, ठीक है। क्योंकि अपने वतन से प्यार करना, अपने मुल्क से प्यार करना, अपने भाषा से प्यार करना, ये सही बात है, बट उन चीज़ों को आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं जो आज हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। क्या आपने कभी किसी VIP इंसान को कभी देखा अपने बेटे को उस सरकारी स्कूल में पढ़ाते हुए जहाँ पर लोकल डायलेक्ट में या हिंदी माध्यम या किसी माध्यम में पढ़ाई होती? नहीं, क्योंकि उन्हें पता है। तो इसी तरह माय डियर स्टूडेंट, आप जहाँ भी पढ़ते हो, जैसे हम जैसे टीचर ने भी रूरल एरिया का टच पाया, देखा स्टूडेंट्स को किस तरह की दिक्कतें होती है, जबकि मैं बंगाली बैकग्राउंड से हूँ, ठीक है, लेकिन हिंदी जैसी भाषा से मैं पिछले कई सालों से अपने स्टूडेंट्स को गाइड बेहतर ढंग से किया, और इसका नतीजा है कि आज स्टूडेंट जीवन के हर क्षेत्र में है। तो माय डियर, आप तो मेरे YouTube वीडियो को देखते रहिए, केवल देखिए मत। हाँ, ये एक निष्ठा भी होता है कि हमने किसी को देखा, वफादारी भी होती है, तो कम से कम एक लाइक ठोक दीजिए, और यदि दिल आपका करे तो आप उसको शेयर भी कर दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। क्योंकि मैं टीचर हूँ, हाँ, मैं आपको दिल से पढ़ाता हूँ, मन से पढ़ाता हूँ, इसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, क्योंकि पूरी ज़िंदगी निकल गई है। अब तो ज़िंदगी का जो है वो उस फेज में हम आ गए हैं जहाँ से फिर एक नई चीज़, एक नई शुरुआत हो रही है, ठीक है। तो माय डियर, आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, उसको लाइक कीजिए, और यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशंस वगैरह आते रहेंगे। ओके माय डियर, टेक केयर, बाय बाय।